कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। ये कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरी किस्मत भी छीन लो, मेरी मेहनत भी, मेरी उम्मीद भी तोड़ दो, मेरा तजुर्बा भी, मैं फिर भी चमक कर दिखाऊंगा। टॉपिक ध्यान दीजिए सभी लोग। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल में 2-3 बात ही बताना था, ठीक है। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। तो पहली बार हम बताए भी थे कि न्यूक्लियस का खोज इन्हीं के समय हुआ। इन्होंने ही न्यूक्लियस का कल्पना किया और बताया कि न्यूक्लियस एटम के अंदर में होता है, ठीक है। तो इसके मॉडल के हिसाब से क्या क्या बातें सामने आई अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, क्योंकि न्यूक्लियस का खोज हो चुका था इनके समय में। तो इस मॉडल से आपको क्या क्या सूचनाएं मिली? तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास जो था वो एटम का एक सेंटर में कंसंट्रेट था। हम पिछले दिन भी बताए थे, कल के क्लास में बताए थे कि एटम का टोटल मास और टोटल चार्ज वो सेंटर पे रहता है और उस सेंटर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस बात को हम लिख दे रहे हैं कि ऑल द पॉजिटिव charge, all the positive charge and most of the mass, इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होगा लेकिन मैक्सिमम मास जो था, most of the mass of the atom, most of the mass of the atom are concentrated in in a small region, ठीक है, कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि एटम का टोटल मास और टोटल पॉजिटिव चार्ज सब सेंटर पे रहता है और उस सेंटर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इस चीज का खोज जो है वो रदरफोर्ड साहब ने किया था। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और ये रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल का पॉइंट हो गया। अब इसके बाद से उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे और काफी हाई स्पीड से ये ट्रेवल करेंगे और उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करते हैं और सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड, काफी हाई स्पीड के साथ ये मूव करते हैं, विथ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो सर्कुलर पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं और इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और सेंटर को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस are held together, electron and nucleus are held together by a strong force, that is called electrostatic force, that is called हाँ सर बोलिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में रहता है। तो आज के बाद आप लोग याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और इधर में
नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होगा और उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सारी बातें हम लोग कर लिए। कल हम लोग रदरफोर्ड मॉडल में ऑब्जर्वेशन आपको बता दिए थे, कंक्लूजन आपको बता दिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग इसका कुछ एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो हेडिंग हम लोग का अगला रहेगा एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, कि आखिर ये किस किस चीज में अप्लाई होता है, एप्लीकेशन क्या क्या है इसका। तो रदरफोर्ड मॉडल का एप्लीकेशन हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या क्या इसका एप्लीकेशन है। तो बहुत सारी बातें यहाँ से एटम का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि न्यूक्लियस का पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ घूम रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए। तो यहाँ पे हम आपको समझा दिए कि एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रखता है जहाँ सारे प्रोटॉन रहते हैं। और कल हम आपको समझाए थे कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम काफी छोटा होता है एटम के तुलना में। आ रहा समझ में? ये भी बात आप लोगों को लिखवा दिए थे हम। और इसके बाद हम ये भी बता दिए थे कि एटम का रेडियस जो होता है वो 10 के पावर -10 मीटर के रेंज में होता है। और न्यूक्लियस का रेडियस ये हम बताए थे कल भी कि रेडियस ऑफ जो एटम लिया जाता है वो 10 के पावर -10 के रेंज में लिया जाता है। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो लिया जाता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वो आपका लिया जाता है 10 के पावर -15 मीटर के रेंज में। तो आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा दोनों में डिफरेंस है। समझ गए? अगर दोनों का कंपैरिजन करोगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है तो आपका निकल जाएगा। आप एक काम कीजिए, RA/में RN कर लीजिए, रेडियस ऑफ एटम अपॉन में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ द एटम अपॉन में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ एटम 10 के पावर -10 मीटर आया है और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 के पावर -15 मीटर। तो ऊपर जाएगा 10 के पावर 15, नीचे आएगा 10 के पावर 10। तो आप देख सकते हो कि कट करके और लास्ट में फाइनली 10 के पावर 5 बचेगा। यानी RA/में RN इज इक्वल टू 10 के पावर 5 10⁵। तो RA इज इक्वल टू 10⁵ इंटू RN। और RA क्या है? एटम का रेडियस। RN क्या है? न्यूक्लियस का रेडियस। तो 10 के पावर 5 गुना मतलब 10,000 गुना ज्यादा होता है रेडियस एटम का न्यूक्लियस के तुलना में। इस बात को हम लिख भी सकते हैं कि रेडियस ऑफ द एटम, द रेडियस ऑफ द एटम इज 10 के पावर 5 टाइम्स 10 के पावर 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियस का रेडियस सिर्फ 10 के पावर 5 गुना बड़ा होता है एटम का रेडियस। ठीक है, इसके बाद देखो जी, रेडियस का एक्यूरेट न्यूक्लियस भी निकाला गया था। ठीक है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी निकाला गया था। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का एक फॉर्मूला हम दे रहे हैं यहाँ पे। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मतलब अब एक बात यह है मन में तुम्हारे आ सकता है कि क्या हर एटम के न्यूक्लियस का रेडियस सेम रहेगा? तो ये तो जरूरी नहीं है। किसी एटम के पास 20 प्रोटॉन है, किसी के पास 30 प्रोटॉन है, किसी के पास 50 प्रोटॉन है, किसी के पास 100 प्रोटॉन है। तो जितना प्रोटॉन होगा सबका रेडियस, हर एटम का रेडियस जो है वो एक बराबर थोड़ी हो सकता है और हर न्यूक्लियस का रेडियस एक बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी कैलकुलेट किया गया और वो तुम्हारा मास नंबर का, द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। ठीक है, तो यहां से आप लोग को पता चला कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो था वो मास नंबर के पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता था। यानी आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो आप एक्यूरेट लिख सकते हो 8⁻1/3 के रेंज में होता था। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अभी कहीं पे पढ़ रहा है मैथ कहाँ पर अभी इंग्लिश कितना बजे मैथ है 8 से 9। अच्छा, और 7 बजे आ सकते हो 10 बजे 10 बजे तुम लोग मैच कितना देखते हो 25 तारीख से आ सकता है 25 तारीख से 10 से 11 सब लोग कितने रहते हैं कहाँ कहाँ आप लोग सबका बीमा का बच्चा तो मेरे पास आता है बीमा का बच्चा अभी 12th में होगा सर जो 12वां में लड़का आ रहा आता होगा वो लोग से पूछना यहाँ पढ़ना आता है 12th में ये बुक दिया जाता है। ठीक है, देखो सर तुम लोग को भी इस तरह का एक बुक मिलेगा और इसमें से पूरा लड़ता है टेक्नोलॉजी देख रहा है 2021 तो 2021 का पेपर में आया हुआ है। देखो 2021 लिखा हुआ है, यही एक बुक दिया जाएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव पूरा लड़ता है। 12 का भी खुलेगा 8 से 9 9 से 10। हाँ हाँ, नंबर सेव कर लीजिए आप लोग, कार्ड भी आप लोग को दे देंगे और 25 तारीख से आप लोग कार्ड ले लो कार्ड ले लो इसका नंबर ले लो जिसका बाकी है सकता 25 तारीख को 10 बजे से आइए सीधे अंदर आ जाना है, बाहर घूमना नहीं, गेट खुला रहेगा अंदर। चलो जी, तो अब आप लोग को बता दिए कि रेडियस न्यूक्लियस का जो होता है वो इसी रेंज में होता है। ठीक है, कुछ बच्चे आ गए थे इसलिए थोड़ा लेट हो गया, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें हम आपको बताया कि रेडियस जो होता है वो न्यूक्लियस का a⁻1/3 होता है, क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या मास नंबर भी बोलते हैं। मास नंबर को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोला जा सकता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब n+p, और n+p मास नंबर होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को हम लोग r0 से डिनोट करते हैं, तो r0 इंटू a⁻1/3 हो गया। ठीक है, और r0 का वैल्यू फिक्स रहता है, इसको आप लोग याद कर जाइएगा। r0 का वैल्यू हम लिख दे रहे हैं, फिक्स रहता है 1.33 इंटू 10⁻−13 -13 सेंटीमीटर में और -15 मीटर में होता है। तो r0 का ये वैल्यू आप लोग को याद रखना है। ठीक है ना, r0 का वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, और बाकी a मास नंबर है जो हर एटम का बदलते रहेगा। तो आपका ये एक फॉर्मूला निकल गया, r न्यूक्लियस इज इक्वल टू r0 इंटू a⁻1/3। अब जैसे क्वेश्चन आपको करवाते हैं,